वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बताता चलूँ, आज है पूरी दुनिया में थैलेसीमिया का आलमी दिन और हम बात करना चाह रहे हैं इस बीमारी के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बच्चे की कहानी सुनाई थी जो कि मैं दोबारा अभी सुनूंगा, लेकिन यह है कि ये एक बहुत बहुत बड़ा एक समझ लीजिए एक कारनामा था उस बच्चे का जो कि उस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मौजूद है और इस तरह से मौजूद है कि वो लोगों के दिलों में है। आज हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर से डॉक्टर अब्दुल वसीम साहब, वहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मेडिसिन एंड कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन भी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरम हसन साहब जो कि मेडिकल ऑफिसर भी हैं, सोनोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब? थोड़ी सी कहानी मैं चाहूँगा दोबारा बताइए उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो कि ब्रेक से पहले मौजूद नहीं थे, कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर कैसे खुला, क्या हुआ इसके पीछे? काशिफ इकबाल जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि हम लोग शायद इसको डिस्कस ना कर सकें, लेकिन मुझे बताना है कि अवेयरनेस के हवाले से भी, और आपने यहाँ इनवाइट किया है। असल में काशिफ इकबाल साहब का एक बहुत ही अकलौता बेटा था। इकबाल साहब का एक अकलौता बेटा जी था। जी, 3 बेटियाँ थीं और एक बेटा। काशिफ जो है वो बस अनफॉर्चुनेटली थैलेसीमिया डायग्नोज हुआ। असल में कहानी तो बहुत लंबी है कि वो डायग्नोज काफ़ी लेट हुआ, और जैसे मैं बताता चलूँ कि वो कंटिन्यू करूँ कि थैलेसीमिया जो है 6 मंथ के बाद किसी वक्त भी डायग्नोज हो सकता है। उसकी एज ऑफ डायग्नोज जो है 6 मंथ है। पहले काशिफ की कहानी सुनाई, फिर मैं थैलेसीमिया मैं का। उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ जी जी। कि कुछ ऐसी कंडीशंस आई कि वो डायग्नोज होने में काफ़ी लेट हुआ। उसके बाद जब वो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल 2 साल था, उसके बाद डायग्नोज हुआ, लेकिन उस कंडीशन उसको इस टाइप की हुई कि जीपी प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे, उन्होंने उसको देखा कि एनीमिक हो गया है, ब्लड की कमी हो रही है, तो उसको ट्रांसफ्यूजन पे लेके चले गए। ओके। अब ट्रांसफ्यूजन के बाद जो है थैलेसीमिया बहुत मुश्किल से डायग्नोज होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो एक्चुअल जो उसका टेस्ट होता है HP इलेक्ट्रो, वो सही नहीं होता है। ये वजूहत हैं, ये मैं इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि वजह क्या थी कि वो लेट डायग्नोज हुआ। ठीक है। जब 4-5 साल तक इकबाल साहब उसको लेके जाते रहे, हर महीने 1.5 महीने के बाद ब्लड लगता रहा। पोजीशन ऐसी हो गई कि वो कोई अवेयरनेस नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, ब्लड लगा के आते थे घर पे और खुश जाते कितनी थे। ठीक पुरानी है, बात है ये? ये तकरीबन 16 साल समझ लें इसको हो गई, इस 15 बात को? 16 साल। जी। ठीक है। तो जब वो जैसे से एज बढ़ती गई, तो ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ उसकी आयरन जो है वो डिपॉजिट होती गई। ठीक है। अब ये किसी उनको डॉक्टर ने कह लें या कोई उनको अवेयरनेस ना थी कि वो इस तरफ तवज्जो दें। तकरीबन 8-10 साल के बाद जब वो देखा कि आयरन का, किसी को पता चला कि ये आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फिर उन्होंने आयरन की चेलेशन होती है वो स्टार्ट की। लेकिन इंतहा ये थी कि फिर वो कोई डॉक्टर थे यहाँ के हेमाटोलॉजिस्ट, कोई उनसे जाके एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि भाई अब एक ही हल है कि इसका बोन मैरो किया जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। ट्रांसप्लांटेशन वो उस ज़माने में पाकिस्तान में ट्रांसप्लांटेशन होती नहीं थी। अब इकबाल साहब को एक जुनून था कि मैं एक ही बेटा है मेरा, और उसको किसी तरीके से जो है ना मैं इसको सही किया जाए। अच्छा, तो अखराजात फिर उसके अखराजात बहुत, उस ज़माने में कोई 25-28 लाख जो है वो बताते हैं खर्चा कि था। इतना खर्चा था, एस्टिमेशन इतनी बन रही थी। उसको कंटिन्यू करते हुए उन्होंने फिर 2-3 कुछ यहाँ के मोइन अख्तर मरहूम साहब थे, उनका नाम लेते हैं बहुत, कि वो बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया। अच्छा। तो वो इस लिहाज से फिर दूसरे फ़नकार थे, दूसरे TV आर्टिस्ट थे, उन सब ने मिलकर उनका साथ दिया और एक लमसम अमाउंट की। बहरहाल ये वो लंबी कहानी है। वो यहाँ से उसको इटली लेके चले गए। वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया और देखा उन्होंने, एकदम से जब उन्होंने आयरन की तो वो तकरीबन 12-14 हज़ार से ऊपर आयरन लेवल था, जो कि 100-150 नॉर्मल होता है आम नॉर्मल लाइफ में। लेकिन थैलेसीमिया के बच्चे भी सर्वाइव करते हैं, 2000 से 3000 भी उनकी नॉर्मल रेंज में रहता ही है, क्योंकि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहता है, डिपॉजिशन होती रहती है, चेलेशन होती रहती है। लेकिन वो 15-16 हज़ार 12 हज़ार से ऊपर जा रहा है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगी। वहाँ के डॉक्टर्स ने जो बताया कि भाई अब जो है ये इस काबिल नहीं है कि इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, तो बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान चले जाएँ। वो ख़र्चा भी बहुत है, आप जो अमाउंट लेके बता रहे हैं वो भी इतना नहीं है। उसके बाद फिर कोई भी इसकी वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है कि ये मतलब सर्वाइव कर जाए। अब बकौल इकबाल साहब के कि वो परेशान थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसको दोबारा जो है कहीं और ट्राई करने, फिर वो लंदन पहुँच गए। अच्छा, मैं चाहूँगा कि बैकग्राउंड में अगर इसकी पिक्चर दोबारा चल जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी प्लीज़। तो वो वहाँ जब लंदन पहुँचे, वहाँ कुछ कोलिग्स थे, उनके दोस्त थे जानने वाले यहाँ पाकिस्तानी थे, उन लोगों को जब पता चला उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया बकौल इकबाल साहब के, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, हॉस्पिटल ले जाना, उनको दिखाना। ये है काशिफ की लेकिन पिक्चर।
मसला वही कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल पॉइंट ऑफ ये व्यू, इसकी बचपन की है? जी जी, ओके। तो इस लिहाज से जो है वो बड़ा वो डिसऑर्ड हो गया। बहरहाल इस सिस्टम में चलते हुए और हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए उस बच्चे को ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, उसी ये दौरान आपके जो है, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर है? जी काशिफ इकबाल ठीक है। थैलेसीमिया सेंटर का हमारा डे केयर सेंटर है। इसके वाले से तो मैं बाद में आऊँगा। एनी फिर क्या हुआ? लंदन पहुँच गए? बस लंदन पहुँचे, वहाँ भी डॉक्टरों ने ये एडवाइस दी कि मुश्किल है, ट्रांसप्लांटेशन तो नहीं हो सकता, आप वेट करें, इसका जो है आयरन लेवल जो नीचे लेके आते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस में जाएंगे। तो अब ये सिस्टम था कि वो एक इंजेक्शन डेस्टोरल होता है, उसको लगाते रहे कि भाई नीचे आए नीचे आए, इस उसमें कंटिन्यूशन में जो अल्लाह को प्यारा हो गया वो। उससे कुछ दिनों पहले की बात है, जब वो ज़ाहिर है बिल्कुल एक्टिव तो था, लास्ट टाइम तक एक्टिव था, तो वो बस ये कहता था, सुनता था बातें कि यार ये लोग बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा, ट्रांसप्लांट नहीं होगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब इस टाइप की बातें। तो वो इकबाल साहब बताते हैं कि मुझसे बैठ के बोलता था कि अब्बू मेरा जो है, अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो कि मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो आप ऐसा सेंटर बनाना, इस टाइप की जो है थैलेसीमिया के बच्चों की हेल्प करना, थैलेसीमिया को जो है ना नहीं बढ़ने देना, बच्चों में नहीं आने देना, ये कितना मुश्किल होता है, ये होता है। वो सारी देख रहा था अपनी आंखों से कि कैसे पाकिस्तान में सफ़र किया उसने, किस टाइप से कलेक्शन की, किस टाइप से बाप जो है वो जुनूनी हद तक भाग दौड़ ये वो, तो उन सारी सिस्टम को वो फील कर रहा था। तो वो मरने से कुछ दिन, एक आध दिन पहले की बात वो बताते हैं कि इस टाइप से वो उसने ये बात की थी। और आखिरी जो बात थी उसने कहा था कि अगर मैं मर जाता हूँ, तो अब सोचें आप कि मतलब एक बाप से बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि वो मैं जो है अगर दुनिया में ना रहूँ, अकलौती औलाद। हाँ, तो ये पैसे जो जमा हुए हैं ना बच्चे में, ये आप लोगों को वापस कर देना, या थैलेसीमिया पे लगाना, इस टाइप की। मतलब एक छोटा सा माइंड बच्चा उसको सोच के एक बहुत बड़ा, हम भी अंदर से रो देते हैं कि किस टाइप की बातें हो रही हैं। वो वही एक जुनून, वही एक अहद जो है वो इकबाल साहब में ट्रांसफ़र फिर हुआ। बच्चे की डेथ वहीं वहाँ लंदन में भी। ओके। तो वहाँ जब डेथ होगी तो फिर लोगों ने समझाया कि भाई अब इस काबिल नहीं है कि उनको वहाँ लेके जाएँ, पूरा प्रोसेस है, काफ़ी दिन लग जाएंगे। वहाँ कोई कम्युनिटी की फैमिलीज़ थी, उन्होंने कहा कि नहीं हम यहीं बंदोबस्त करते हैं, वहीं उनको दफन किया बच्चे को। और बस इकबाल साहब का जो एक वो जुनून वहीं से स्टार्ट हुआ कि एक बच्चे की कंटिन्यूएशन की उसको ज़िंदा रखना है। वो बच्चे की डिमांड थी, ये एक फरमाइश थी आखिरी उसकी कि मुझे जो है थैलेसीमिया को जो है रोकना है पाकिस्तान में। ठीक है। उसको कंटिन्यू लेके चले। और आज वो, मैं तो अभी 3-4 साल पहले मैं उनसे ज्वाइन हुआ हूँ उनके पास, लेकिन मैं देखते रहता था। और मुझे ज्वाइन होने की जो ख़ास वजह यही है कि उनके अंदर एक स्ट्रगल, एक प्लानिंग, कि एक जुनून की हद तक जो होता है ना कि भाई ये यही वजह है कि मैं आपको बताऊं, खुशी महसूस हो रही है कि हमारे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के एक अंडर रूफ जो है तकरीबन 40 प्लस जो है सेंटर काम कर रहे हैं। कितने? 40 प्लस 40 पूरे प्लस? पाकिस्तान में। अच्छा, मैं मज़ीद बात करता हूँ। एक हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से डॉक्टर साहब, फिर मैं डॉक्टर इरम की तरफ भी आता हूँ, आप लोगों की इजाज़त है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदीम साहब। डॉक्टर नदीम अख्तर बोल रहा हूँ जी, डॉक्टर कैसे साहब, हैं? ये थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं जी जी, तो उनको ये शादी आपस में करनी चाहिए या किन लोगों से नहीं करनी चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो डॉक्टर साहब एक और अटकर टॉपिक से हटकर सवाल है। जी जी, तो क्या 40 उम्र के बाद हर शख्स को तमाम उम्र तक लोप्रीन रोजाना लेनी चाहिए? सॉरी आपकी बात क्लियर नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? सवाल रिपीट कीजिएगा। जी, आप अपना दूसरा सवाल रिपीट कीजिएगा। क्या 40 साल की उम्र के बाद हर शख्स को तमाम उम्र तक लोप्रीन रोजाना लेनी चाहिए? अच्छा, ठीक है, गोली के कुछ नुकसान लो डोज एस्पिरिन आप बात कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, Thank you, sir। बहुत शुक्रिया। अभी हम थैलेसीमिया में जब बात करेंगे तो शादी के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। आप फरमा रहे थे कि 40 सेंटर्स हैं जी, मतलब ये सेंटर कहाँ कहाँ हैं? पेशावर, मानसेरा, सवात, अभी जो है हम इस्लामाबाद में, और उसके अलावा अभी रिसेंटली परसों हम लोग इकबाल साहब जा रहे हैं ओपनिंग करने के लिए लाहौर में। अच्छा, बहुत बड़ा एक सेंटर है, वहाँ के 2-3 लोग हैं, बहुत वो भी एक इस टाइप का माइंड रखने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। चलें। और इसके अलावा नवाब शाह, अपना बदीन, हमारा खैरपुर, सखर, ये सपोर्टिंग। दैट्स वंडरफुल। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इकबाल साहब आज हमारे साथ होते, लेकिन आज क्योंकि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की एक तकरीब थी थैलेसीमिया डे के हवाले से, तो इस वक्त वो तकरीब जारी है, इसलिए उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने इदारे के, वो हमारे साथ यहाँ पे उन्होंने उनको भेज दिया है। डॉक्टर इरम, पहले तो बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आई। ये बताइए, हमारे मुल्क में खिदमत का दावा तो बहुत लोग करते हैं और रोते रहते हैं कि बस किसी तरह से लोगों की खिदमत करें, अपने तो पेट भरे हुए होते हैं उनके। ये जज्बा बताइए कि
वो बच्चा जो कि इस दुनिया में उसको पता था मैं नहीं रहने वाला, और उसके बाद भी वो अपने लिए सोचता, मतलब क्या फीलिंग, जब इस सेंटर को आपने ज्वाइन किया था तो उससे पहले आपको इसकी पूरी कहानी पता थी, और आपको कैसा लग रहा है इस सेंटर में आने के बाद? मुझे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा ही अरसा हुआ है ज्वाइन किए हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छी फीलिंग आती है कि आप किसी इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं। अपने लिए तो इंसान करता ही रहता है और डे टू डे एक्टिविटीज़ चलती ही रहती हैं, बिज़ी रहता है इंसान, लेकिन थोड़ा सा वक्त मैं सुबह का निकालती हूँ, लेकिन उसमें मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि जो भी आपके ख्याल में है। काशिफ जो है इस दुनिया से चला गया है, काशिफ मौजूद है? नहीं, मेरे ख्याल से तो वो ज़िंदा है। जब भी जो भी बच्चा हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, ट्रांसफ्यूजन के लिए आता है, समझे उन सब के चेहरों में काशिफ का चेहरा है। वो काशिफ ने अपने आप को एक तरह से ज़िंदा रखा है और एक तरह से सारे बच्चों की खिदमत हो रही है। वहाँ यहाँ पे माशाल्लाह डीलिंग इतनी अच्छी है कि जितने भी बच्चे आते हैं ना, उनकी बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, ट्रांसफ्यूजन से पहले उनकी स्क्रीनिंग, हर चीज़, क्रॉस मैचिंग, हर चीज़ इतनी अच्छी तरह सब मैनेज होती है कि ज़ाहिर है हमारे इतना ज़्यादा अफोर्डिंग लोग नहीं होते। अच्छा, अब ये बताइए सबसे पहले थैलेसीमिया, मैंने क्योंकि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की तो पूरी अभी डिस्कशन थोड़ा सा अभी हमने किया, लेकिन थैलेसीमिया बीमारी क्या है, ज़रा लोगों को ये बताइए। थैलेसीमिया एक्चुअली ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होती है, जैसे मरूसी बीमारी है। इसमें से दो अगर पेरेंट्स दोनों थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स हैं तो व्हेन दे गेट मैरिड तो वो फिर ये डिजीज़ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे में हो, जैसे अगर 4:1, जैसे अगर 4 बच्चे तो किसी एक में, 2 में वो थैलेसीमिया मेजर के होते हैं। बाकी नॉर्मल भी हो सकते हैं और उनके बच्चों में थैलेसीमिया माइनर भी हो सकता है। अच्छा, ये बताइए मेजर और माइनर क्या होता है? इससे पहले हमारे साथ एक और हमारे बहुत काबिल एहतराम कॉलर हैं, असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब कैसे हैं हैं? डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? काबिल तहसीन है वो बच्चा, राज तहसीन पेश करता हूँ मैं उसको, और परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि मेरे रब्बुल आलमीन, खैर वो तो गया ही जन्नत में, क्योंकि अभी तो वो बलगत की उम्र से पहले या बलगत के करीब पहुंचा। बिल्कुल। मैं ये चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम से जो हमारा नौजवान तबका या जो हमारे नाजरीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हेल्थ टेलीविज़न की एक बेहतरीन काविश एक मरतबा और सामने आई, जो मेरा ख्याल है मैंने आज तक किसी और टेलीविज़न में नहीं देखी। थैंक यू। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे दिल की उम्मीद है, एक बूढ़ा एक दुआ करता है इस वक्त आपसे, मैं अभी जानमाज से उठा हूँ और ये प्रोग्राम देखा है, मेरा दिल रो रहा है। हे रब्बुल आलमीन, हे रब्बुल आलमीन, हमारे माशरे के अंदर ऐसे बच्चे जिसकी कुर्बानी को निशान हैदर से भी बुलंद दर्जा दिया जाए। बेशक। हमारे दूसरे जो भी मुल्की भाई बहन हैं उनको ये हौसला हो और ये बिल्कुल उनको ये तरबियत हो कि वो भी ऐसे काम में बहुत बहुत ज्यादा मुखैर हजरात नहीं, आम आदमी भी बिल्कुल इसमें शामिल हो, ताकि इस बच्चे को और सुकून हासिल हो। परवरदिगार आप लोगों को आबाद और शाद रखे, और इस बच्चे को एक मरतबा मेरा बहुत सलाम। इंशाअल्लाह ताला मैं इसको एक कुरान शरीफ खुद पढ़ के बख्शूंगा। परवरदिगार बहुत शुक्रिया। इसके माँ बाप को बस मैं क्या कहूँ, मेरे से कुछ कहा नहीं जा रहा बेटा। आप सही कह रहे हैं, सलाम। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं ये प्रोग्राम मैंने एक दफ़ा पहले भी किया, आज से 4-5 साल पहले, लेकिन जब मैं काशिफ के लिए सोचता हूँ तो शायद मेरे पास भी अल्फाज की कमी आ जाती है, और जो मेरे जज्बात हैं वो आपसे ही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे क्या, हर आदमी जो सुनता है कि एक बच्चा जो कि इस दुनिया से चला गया, और जाते हुए कोई अमीर और कबीर बच्चा नहीं था, वो किसी बड़े बाप का बच्चा नहीं था, लेकिन वो इस दुनिया में कितने बच्चों के लिए एक वसीला बन के चला गया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वसीम साहब, डॉक्टर एम हसन साहिबा, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर से दोनों वाबस्ता हैं। थैलेसीमिया के वाले से आप बात करेंगे, लेकिन वक्त तो है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।